नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, आयुष संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है एक्ने या मुहासे। एक्ने, मुहासे या पिंपल्स त्वचा पे होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 85% किशोर और युवा इससे जब तक ग्रसित होते हैं। आज का दौर है जहाँ खुद की अलग पहचान बनाने का, अपने आप को साबित करने का, वहीं त्वचा पर मुहासों का होना आत्मविश्वास पर विपरीत प्रभाव डालता है और इसका प्रभाव करियर, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। मुहासे अक्सर किशोर अवस्था और युवा अवस्था में पाए जाते हैं और 25 वर्ष की आयु के बाद निकलना अपने आप ही बंद हो जाते हैं, पर कुछ केसेस में ये 25 वर्ष के बाद भी रह सकते हैं और कुछ एक केसेस में 40 वर्ष के बाद भी। माहवारी से पहले महिलाओं में मुहासे बढ़ सकते हैं। लोकेशंस, अगर लोकेशन की बात करें तो जहां सेबेशियस फॉलिकल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि चेहरा, छाती का ऊपरी भाग, कंधे और कमर, वहां पर मुहासे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्ने का मुख्य कारण है सेबेशियस ग्लैंड्स या वसा ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव का रुक जाना। जब ये रुक जाता है तो त्वचा के नीचे फुंसी का रूप धारण कर लेता है और इकट्ठा होने पर यह सख्त हो जाता है और एक्ने या मुहासा बन जाता है। किशोर अवस्था में हार्मोनल चेंज होने के कारण लड़के और लड़कियों में हार्मोन्स के बदलाव से सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और सीबम का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ सीबम, ज़्यादा मात्रा में जो स्राव होता है, उससे फॉलिकल्स बंद हो जाते हैं जो बाद में एक्ने का रूप ले लेते हैं। एक और कारण है कॉस्मेटिक्स। कुछ कॉस्मेटिक्स कोमेडोजेनिक होते हैं या जिनके लगाने से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो ऐसे कॉस्मेटिक्स भी एक्ने का कारण हैं। तनाव या स्ट्रेस की वजह से, मानसिक चिंता के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और यह स्ट्रेस हार्मोन्स सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं, जिससे सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और एक्ने ज़्यादा होते हैं। अब हम एक्ने की पैथोजेनेसिस के बारे में जानते हैं कुछ स्लाइड्स द्वारा। यह एक नॉर्मल हेयर फॉलिकल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर रोम छिद्र में एक बाल होता है और एक वसा ग्रंथि, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड है और ये सेबेशियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करता है और यही वो सीबम है जो हमारी त्वचा को मॉइस्ट और सपल रखता है। डेड सेल्स, मरी हुई कोशिकाएं, अत्यधिक सीबम का सिक्रीट होना और अन्य कारणों से जब यह फॉलिकल यहाँ से बंद हो जाता है तो अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिससे कि मुहासे बनते हैं। अब मुहासे में हार्मोन्स का क्या रोल है, ये देखते हैं। हार्मोन रिलीज़ होने पर, जो कि प्यूबर्टी पर लड़के और लड़कियों दोनों में रिलीज़ होते हैं, उन हार्मोन से, एंड्रोजन से सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है और ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होने के कारण जो सेबेशियस ग्लैंड्स पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और हेयर फॉलिकल प्लग या बंद हो जाते हैं और ये बंद होने के कारण ये इन्फ्लेम्ड होते हैं और इनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और जो बैक्टीरिया एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोपायोनी बैक्टीरियम एक्निस। एक्ने दो तरह के होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने और इन्फ्लेमेटरी एक्ने। जो इन्फ्लेमेटरी एक्ने हैं ये पेनफुल होते हैं, इसमें दर्द होता है, पेशेंट जो दर्द बताएगा वो इन्फ्लेमेटरी एक्ने होते हैं। नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने ओपन कोमेडोन्स और क्लोज कोमेडोन्स होते हैं और इन्फ्लेमेटरी एक्ने पेप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट होते हैं। ये ओपन और क्लोज कोमेडोन्स का क्रॉस सेक्शन है। ये है फॉलिकल है और ये है सेबेशियस ग्लैंड और ये सीबम। तो जो ये ओपन फॉलिकल, ओपन कोमेडोन है, जिसे ब्लैक हेड भी कहते हैं, इसे आप आसानी से चेहरे पर देख सकते हैं।
इसमें अगर तो कोमेडोन की सतह ढकी हुई है, ये देखिए एक लेयर से, तो ये वाइट हेड है या क्लोज कोमेडोन, और अगर ये खुला हुआ है तो ये ओपन कोमेडोन या ब्लैक हेड है। जब कोमेडोन की सतह खुली हुई होती है तो हवा के संपर्क में आने के कारण वह काला नज़र आता है, इसलिए इसे ब्लैक हेड भी कहते हैं। ब्लैक हेड आसानी से चेहरे पर नज़र आते हैं, ये दुखते भी नहीं हैं और इसमें दर्द जैसी समस्याएं पेशेंट्स नहीं बताते हैं। इनको अगर दबाया जाए तो काले सिर के साथ सफ़ेद मोम जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। आम भाषा में इनको कील भी कहा जाता है, और ये हैं जो ढके रहते हैं वाइट हेड्स। ये कोमेडोन्स आप पेशेंट पे फोरहेड पे और चीक्स पे देख सकते हैं। इसमें ओपन और क्लोज दोनों ही कोमेडोन्स हैं यहाँ पर। ये भी कोमेडोन्स हैं। ये ब्लैक हेड्स नाक के ऊपर, नाक की त्वचा पे ये ओपन ब्लैक हेड्स हैं। ये वाइट हेड या क्लोज कोमेडोन्स, वाइट हेड्स या क्लोज कोमेडोन्स। अब हमने कहा कि इन्फ्लेमेटरी एक्नेज होते हैं पैप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट। तो ये है पैप्यूल। पैप्यूल एक्ने इन्फ्लेमेटरी तब बनता है जब बैक्टीरिया का प्रवेश होता है सेबेशियस फॉलिकल में, और वो सूजे हुए लाल और दुखन वाले दानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पैप्यूल में आसपास की त्वचा अक्सर लाल रंग की हो जाती है और उठे हुए लाल फॉलिकल सख्त चेहरे पर नज़र आते हैं और ये पेनफुल होते हैं। इसमें पेशेंट पेन रिपोर्ट करता है। ये भी पैप्यूल है, आसपास की त्वचा लाल और उठे हुए दाने। ये पुस्ट्यूल्स हैं। पुस्ट्यूल पस से भरे होते हैं, अक्सर लाल रंग के उठे हुए, पीला या सफ़ेद सा टॉप या सिर लिए हुए, और ये भी दुखते हैं बहुत। ये नोड्यूल है। नोड्यूल अगर पोर में, अगर हेयर फॉलिकल में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहे तो नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल गहरा होता है। नोड्यूल के लिए आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर नोड्यूल हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ये सिस्ट है। सिस्ट में गहराई होती है, ये नोड्यूल से भी गहरी है और ये पेनफुल होती है। एंड सिस्ट आर द लार्जेस्ट ऑफ द एक्ने, एंड ये काफ़ी दुखती हैं और आसानी से नहीं ठीक होती, और इनके ठीक होने के बाद ये बहुत गहरे निशान या परमानेंट स्कैरिंग आपके चेहरे पर कर देती हैं। एक्ने मुहासों का असर सिर्फ त्वचा पर नहीं होता, ये निशान चेहरे और साइकोलॉजी दोनों पर छोड़ते हैं। और बहुत से रिसर्च स्टडीज़ में बार बार प्रूव हुआ है कि एक्ने का साइकोलॉजी पर बहुत प्रभाव होता है, जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं। आप एक्ने जो जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालते हैं, उसकी तुलना आप दूसरे क्रोनिक डिसऑर्डर्स जैसे एस्थमा, एपिलेप्सी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों से कर सकते हैं। आत्मविश्वास का कम होना, सामाजिक कार्यों में प्रतिभागिता से बचना, और कुछ गंभीर मामलों में सुसाइड आइडिएशन या आत्महत्या के विचार तक पहुंच जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनकी गंभीरता कहाँ तक है। अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एक्ने एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है और ओवरनाइट या अचानक से ये नहीं ठीक हो जाते, और ऐसे क्लेम्स भी गलत हैं। कंटिन्यूअस मैनेजमेंट कुछ महीनों तक और सावधानी एक्ने को या मुहासों को कम करता है और स्कैरिंग के रिस्क को भी कम करता है। तो पहले हम ये जानें कि अगर हमें मुहासे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और उससे भी ज़रूरी क्या नहीं करना चाहिए। चेहरे को साबुन पानी से धोएं, बालों को शैम्पू करें, खूब पानी पिएं,
बालों में तेल ना लगाएं और कोई भी ऑयल बेस्ड या ग्रीजी कॉस्मेटिक का प्रयोग ना करें। यह प्रश्न अक्सर क्लिनिक्स में पूछा जाता है कि चेहरे को कितनी बार धोना है। तो इसका जवाब है कि आप 2 बार चेहरे को धो सकते हैं साबुन पानी से। बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक धोने से त्वचा की जो अपनी नमी है और उसका जो अपनी सीबम है वो ख़त्म हो जाता है और स्किन इरिटेटेड हो जाती है, सूखी हो जाती है, जो कि ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन बन जाती है। एक सवाल ये है कि क्या हम मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं और मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स जैसे एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन या गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीजी या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स का उपयोग ना करें। अपने हाथों को साफ रखें, हाथों को धोएं और हाथों से चेहरे को बार बार ना छुएं। हाथों से चेहरे को हाथों से जितना दूर रखेंगे उतना बेहतर है। और अगर आपको न्यूड्यूल्स या सिस्ट है, जैसे कि अभी पहले बताया गया था, तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। मुहासों को दबाएं नहीं, इससे गड्ढे बनते हैं, स्किन के अंदर वाला रेटिकुलर नेटवर्क ख़राब होता है और इन्फेक्शन का चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको डैंड्रफ या रूसी है तो उसका इलाज करें, क्योंकि डैंड्रफ या रूसी के होने से चेहरे पर एक्ने होने की संभावना बढ़ जाती है। जब ये फ्लेक्स आपके चेहरे पर गिरते हैं तो रोम छिद्रों को बंद करते हैं, जिससे वो रोम छिद्रों के बंद होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कोई दवाई जैसे स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, विटामिन कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B6, B12, ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स आदि दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अगर आवश्यक ना हो तो इन दवाइयों को आप बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि वह टूथपेस्ट या डेंटल क्रीम्स को मुहासे पर लगा लेते हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा करें? तो ऐसा ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट में प्रेजेंट फ्लोराइड और वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स आपकी त्वचा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। स्किन सेंसिटिव हो सकती है और इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक और सवाल अक्सर उठता है, क्या हम एस्प्रिन टैबलेट्स को क्रश करके मुहासे पे लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आप ऐसा ना करें, क्योंकि एस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि एक्ने के जो ऑइंटमेंट्स हैं, एक्ने के लिए जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उनका तत्व है। लेकिन ऑइंटमेंट्स में प्रयोग होने वाला सैलिसिलिक एसिड खास त्वचा के लिए बनाया जाता है। प्योर एस्प्रिन टैबलेट्स को क्रश करके लगाना त्वचा के लिए हानिकारक है, जिससे जलन हो सकती है और तकलीफ़ बढ़ सकती है। स्पा ट्रीटमेंट्स, फेशियल्स, केमिकल पील्स आदि मुहासे के समय इन सब से बचना चाहिए। इससे आपकी त्वचा और इरिटेट हो सकती है। एक और प्रश्न है कि क्या खाएं? अगर आपको मुहासे हैं तो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले भोजन, हाई ग्लाइसेमिक फूड और दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए। ये हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मानक है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई भी खाना, कोई भी भोजन ब्रेक डाउन होने के बाद या आपके खून में जाने के बाद कितनी जल्दी आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। जो जितना ज़्यादा ब्लड शुगर इमीडिएटली बढ़ाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन हैं उनका सेवन कम करना चाहिए, जैसे चीनी और चीनी से बने पदार्थ, शुगर, चीनी से बने पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आदि एक्ने को बढ़ा सकते हैं।
जिस भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका सेवन करने के बाद सीरम या ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स IGF-1 बढ़ जाता है, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स को ज़्यादा सिक्रीशन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मुहासे होते हैं। और जैसे कहा कि दूध और दूध से बने चीज़ें, अगर गर्भवती गाय या भैंस का दूध का सेवन किया जाए तो उस दूध में स्टेरॉइड्स और एंड्रोजन प्रिकर्सर्स ज़्यादा होते हैं, जो कि एक्ने पैथोजेनेसिस में अपना रोल निभाते हैं। उनकी वजह से फिर सेबेशियस ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ता है। एक और सवाल है, क्या दही खा सकते हैं? जी हाँ, दही खा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि दूध क्यों नहीं और दही कैसे खा सकते हैं? तो इसका जवाब है, जब दूध जमता है या फर्मेंट होता है तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को कंज्यूम कर लेता है और ये दही में काफ़ी कम मात्रा में, लगभग 4 गुना से भी कम हो जाता है दूध की अपेक्षा। तो दही का सेवन करने से सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होते हैं और दूध का सेवन करने से हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक्ने गंभीर है या नोड्यूल्स और सिस्ट हैं तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है। जब आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो वो आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिसे केस टेकिंग कहते हैं, और उसके आधार पर आपको दवाई दी जाएगी जो विशेष आपके लिए ही है। वो बाकी एक्ने के जो मरीज़ हैं उनसे अलग भी हो सकती है। तो आप उस दवाई का सेवन करें और एक्ने से मुक्ति पाएँ। धन्यवाद।